धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। सभापति महोदय, इस विधेयक की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करना सरकार की राय पर निर्भर है, जो उस क्षेत्र में फैली हिंसा की तीव्रता और व्यक्तियों को अनुचित समूहीकरण के आधार पर तय होगी। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगी, जब वो जवाब दें, कि जब इन्होंने धारा 3 में लिखा है कि फैली हिंसा की तीव्रता, तो उस तीव्रता को नापने का कोई माप है क्या? यहाँ पर आपने उसके बारे में नहीं कोई उपकरण रखा है कि हिंसा की तीव्रता कितनी होगी? और दूसरा, इसके अंदर आपने कह दिया कि अनुचित समूहीकरण के आधार पर तय होगा। तो सभापति महोदय, अनुचित समूहीकरण या उचित समूहीकरण को कैसे आप वर्गीकरण करेंगे? उसके अंदर कानून का ऐसा कौन सा पैमाना होगा, पैरामीटर होगा, जिसमें आप इस तरीके की बातों को यहाँ पर रखेंगे? जब इस विधेयक अधिनियम को हम यहाँ पारित कर देंगे, इसका दुष्प्रभाव होगा सभापति महोदय, इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि विक्षुब्ध क्षेत्र के नाम पर मनमानी होगी। और मैं समझती हूँ कि सरकार अपने एक राजनीतिक एजेंडा को आगे करने के लिए इस तरीके की ये अधिनियम यहाँ पर लेकर आए हैं। दूसरा सभापति महोदय, जनसांख्यिकी असंतुलन की जो ये बात कर रहे हैं, इस विधेयक में आपने अनुचित समूहीकरण को परिभाषित करने के लिए 2 शब्दों को काम में लिया है। पहला, जनसांख्यिकी असंतुलन, और दूसरा, अवांछनीय परिस्थितियां। मंत्री महोदय, कानून की किसी भी ठीक ठाक किताब में इन दोनों को अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से परिभाषित नहीं करा, इन 2 शब्दों को। आपने जनसांख्यिकी असंतुलन को संभावना में व्यक्त कर दिया है, तो आप ये महज एक संभावना के आधार के ऊपर उस एरिया को विक्षुब्ध घोषित करेंगे, ये कहाँ तक न्याय संगत है? इस पे सोचने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये होगा कि सरकार अपने जो तथाकथित जो राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रही थी इस बिल को, तो मुझे लग रहा था कि आप जो 2 समूह के बीच में हमेशा लड़ाई करा के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने की जो भावना लोगों के अंदर जागृत करते हैं, उस एजेंडा को आप लोग चुनाव तक ले जाना चाहते हैं, उसके लिए इस तरीके का बिल आप लेकर आए हैं। सरकार को विक्षुब्ध क्षेत्र की अधिसूचना की अवधि एक बार में 3 वर्ष रख रही है, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि ये अनिश्चित काल के लिए है। सभापति महोदय, अगर सरकार उस विक्षुब्ध क्षेत्र में शांति बहाल नहीं कर पा रही है, तो ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार के फेलियर है, न कि जनता की कोई गलती है। सरकार का काम यही होता है, अगर कहीं पे हिंसा हो रही है, कहीं पर अशांति है, तो उसको आप लोग सुधारोगे। आप अपना पुलिस प्रशासन के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से, कानून के माध्यम से वहाँ पे शांति बहाल कराओगे। उसके लिए इस बिल को लाने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई सभापति महोदय? और आप इसमें ही लिख रहे हैं कि वो 3 साल या 3 साल से अधिक, 3 साल के अंदर आप किसी जगह के अंदर शांति नहीं कर सकते, आप अनिश्चित काल तक के अंदर शांति नहीं कर सकते। तो ये आपकी नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है। आपने मणिपुर का देखा है, मणिपुर के अंदर पूरी टोटल सरकार की फेलियरनेस थी कि वहाँ पर इस तरीके से हिंसा भड़की। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार नाकाम है शांति रखने के अंदर, इसलिए इस तरीके का बिल आप लेकर आ रहे हैं। सभापति महोदय, आप क्षेत्र को 3 साल तक सामान्य नहीं कर सकते, अनिश्चित काल तक आप सामान्य नहीं कर सकते। उस गरीब के बारे में सोचें, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है, उसके पास छोटी मोटी कोई संपत्ति और वो विक्षुब्ध क्षेत्र के अंदर आ गया, तो उसके अंदर अगर उसकी बच्ची की शादी है या उसके अपने परिवार के किसी का इलाज कराना, तो वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? इसलिए इस बिल पर आप दोबारा विचार करें। मॉनिटरिंग, अभी मेरे से पूर्व हमारे सदस्य ने बताया, मॉनिटरिंग और सलाहकार समिति की आपने बात तो कर दी यहाँ पर, लेकिन उस मॉनिटरिंग और सलाहकार समिति के अंदर कौन व्यक्ति शामिल होंगे, कितने व्यक्ति शामिल होंगे? उसके अंदर कानून का, न्यायपालिका का कोई व्यक्ति शामिल होगा, उसमें जनप्रतिनिधि कोई शामिल होगा? इस तरीके की कोई व्यवस्था इस बिल के अंदर, आप मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर आपने यहाँ पर नहीं दर्शाया है। इसका मतलब आप बाद में डिसाइड करेंगे, तो इतनी जल्दी क्या है? आपकी सरकार है,
अगली बार जब विधानसभा आए तो उसके अंदर आप ले आओ। इन बातों पे विचार करने की ज़रूरत है। सभापति महोदय, मेरा ये माननीय मंत्री से आग्रह रहेगा कि आप इतनी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि इसके अंदर आपने ये भी नहीं करा कि उस मॉनिटरिंग कमेटी का हेड कौन होगा। मंत्री होंगे, सीएम साहब होंगे, कलेक्टर होगा, कौन उसका होगा, सीएस होगा, कौन उसका हेड होगा, ये भी आपने इसके अंदर नहीं बताया है। तो ये सोचने की हम लोगों को ज़रूरत है। ये केवल अपन राजनीतिक रोटियां सेके उससे नहीं काम चलेगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार संविधान के अंदर है। आप संविधान के अधिकारों को ख़त्म करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप न्यायपालिका को इनसे दूर रख रहे हैं, तो आप इन पे विचार करें। आपने यहाँ पर विषुव क्षेत्र में संपत्ति के हस्तांतरण के नियमों का उल्लंघन करने पर किसी आदेश की अवज्ञा होने पर इस विधेयक में 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान कर दिया और भारी जुर्माने के साथ गैर जमानती बना दिया, जो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। अभी कल आपने जो अपनी भाषण, हम तो बड़े आपसे प्रभावित हुए कि हम लोग तो फालतू में बहस कर रहे हैं जन विश्वास विधेयक के ऊपर। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा कि जन विश्वास विधेयक के अंदर अब वो बात नहीं रही है। अब मोदी जी का ज़माना है तो कारावास की सज़ा कोई ज़रूरी नहीं है, आप आज इसके अंदर ले आए। कल आपने कहा कि कारावास की ज़रूरत नहीं है, जेल की ज़रूरत नहीं है, जुर्माने से काम चल जाएगा, और आज आप इसके अंदर कारावास की सज़ा लेकर आ गए। ये आपका दोहरा चरित्र दिखाता है कि सरकार दोहरा चरित्र से काम कर रही है। सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि संपत्ति का जो मामला होता है वो सिविल नेचर का होता है। आपने इसको आपराधिक बना दिया, ये भी सोचने की बात है। मैं सभापति महोदय, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रावधान है, पर्याप्त प्रावधान है उनके अंदर। इसलिए ऐसे नए कठोर कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप इसको आनन फानन में ले आए। आप इस विधेयक में 2 समुदाय के बीच में दूरी बनाने का काम करेंगे। अशांति, राजस्थान बहुत शांत वातावरण का प्रदेश है, यहाँ पे इस तरीके की कभी भी कोई हिंसक घटनाएं नहीं होती, आपस में मतभेद नहीं होता, लेकिन आपने एक शगुफा छोड़ दोगे और 2 समुदाय में दूरी बढ़ाने का और सामाजिक सौहार्द खत्म करने का काम आप लोग करेंगे। यहाँ पर आप इंस्पेक्टर राज की आप स्थापना करेंगे। शांति व्यवस्था के नाम पर ये विधेयक लाया गया है, लेकिन ये नागरिकों के निजी स्वतंत्रता का भी हनन है। सभापति महोदय, कि लोगों को संविधान में अधिकार दिया है, संपत्ति का अधिकार है, उनका ये निजी मामला होता है, उसको भी आपने एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस विधेयक को तसल्ली से लेकर आओ, इस पे पुनः विचार कर लो, एक सदस्यों की यहाँ पर कमेटी बना लो। इतनी क्या जल्दी है? इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान विषुव क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 पर चर्चा करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुझसे पूर्व भी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है और बिल्कुल उनके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, समझने के लिए भी बहुत बढ़िया हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इस चर्चा को शुरुआत इस बिल के ऑब्जेक्टिव से करना चाहूँगी। इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स में बहुत क्लियरली ये स्टेटेड है